हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, सिविल सर्विस के बारे में। और आपने देखा होगा कि अभी तक हम लोग कुछ ही क्लासें कवर कर चुके हैं। बस आप लोगों से इतना कहूँगा कि अगर आईएएस एग्ज़ाम से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, अगर मुझे लगता है कि आप लोग इन क्लासों को कवर कर लेते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बना रखी है, इसे कवर कर लेते हैं, तो आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में आपको मिल जाएगा। फिर चाहे फॉर्म भरने की बात कर लीजिए, या फिर पैटर्न की बात कर लीजिए, या फिर आप देखिए क्या क्या आपको योग्यताएं चाहिए उसकी बात कर लीजिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, उन सब के बारे में बात कर लीजिए। और पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने निबंध और सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर के बारे में बात की थी, और इसका सिलेबस हम लोगों ने देखा था। और फिर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ऑप्शनल कौन कौन से होते हैं उस पर भी बात कर ली थी, और जो सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल में उन्हें देख लिया था। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऑप्शनल आप लोग चुनते हैं तो उसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं। जैसे कि आज हम लोग इतिहास ऑप्शनल है ना जो आपका, उसका पाठ्यक्रम उसका सिलेबस कवर करेंगे आज। और इसके आने वाली क्लासों में इनके क्वेश्चंस भी पुराने देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें विकल्प इतिहास में 2 पेपर होंगे आपके, पहला पेपर, दूसरा पेपर। हर ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं। और इसके लिए आप देखिए पहला पेपर जो होगा ये भी 3 घंटे का रहेगा, 250 नंबर रहेंगे। और दूसरा पेपर भी आपका 3 घंटे का रहेगा, 250 नंबर रहेगा। और ऑप्शनल आप देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है यूपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि आप देखते हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, उसमें भी इसके नंबर जुड़ते हैं। और आपको मालूम है कि इन्हीं के आधार पर आप लोग अच्छा स्कोर भी कर पाते हैं, फिर आपका इंटरव्यू बचता है। तो चलिए अब इतिहास में क्या क्या हमें पढ़ना है, सब इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उसे देख लीजिए। प्रश्न पत्र पहला, जो आप देखते हैं कि पहला ऑप्शनल में पहला प्रश्न पत्र है ना, और 3 घंटे का है, 250 नंबर है। तो इसके लिए क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें स्रोत, पुरातात्विक स्रोत हो गए, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या, मुद्रा शास्त्र, स्मारक साहित्य स्रोत, स्वदेशी, प्राथमिक एवं द्वितीयक, कविता विज्ञान साहित्य, साहित्य एवं क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, धार्मिक साहित्य, विदेशी वर्णन में यूनानी, चीनी एवं अरबी लेखक के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इतिहास के बारे में एक सामान्य जानकारी पहले देखनी है। फिर आप लोग आएंगे प्रागैतिहासिक, प्रागइतिहास पर और आगे इतिहास पर। तो इसमें भौगोलिक कारक, शिकार, संग्रहण, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण युग के बारे में पढ़ना है, कृषि का आरंभ, नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण के युग में के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ये आप लोग वैसे भी इतिहास में पढ़ते ही होंगे। फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर आएंगे, इसका उद्गम, काल, विस्तार, विशेषताएं, पतन, अस्तित्व, महत्व, कला एवं स्थापत्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में। फिर हम लोग महापाषाण युगीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु से बाहर पशुचारण एवं कृषि संस्कृतियों का विस्तार, सामुदायिक जीवन का विकास, बस्तियां, कृषि का विकास, शिल्पकर्म, मृदभांड, लोह उद्योग, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग आर्य एवं वैदिक काल में पहुंचेंगे, भारत में आर्यों का प्रसार, वैदिक काल में धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक हुए रूपांतरण, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन, वैदिक युग का महत्व, राजतंत्र और वर्ण व्यवस्था का क्रम विकास, इन पर हम लोग बात करेंगे। फिर महाजनपद के बारे में बात करेंगे, महाजनपद काल, महाजनपदों का निर्माण, गणतंत्रीय और राजतंत्रीय नगर केंद्रों का उद्भव, व्यापार मार्ग, आर्थिक विकास, सिक्का ढलाई, जैन धर्म बौद्ध धर्म का प्रसार, मगधों एवं नंदों का उद्भव, ईरानी एवं मगदूनियाई आक्रमण और उनके प्रभाव देखेंगे। और आप देखिए कि हमारे जो लोकतंत्र की आज हम लोग बात करते हैं ना, ये बहुत पहले हमारे देश में आ चुका था, ठीक है। हम लोगों ने दुनिया को सिखाया लोकतंत्र क्या होता है। मौर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मौर्य समाज की नींव, चंद्रगुप्त, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उस पर बात करेंगे, अशोक के बारे में, धर्म की संकल्पना, धर्मादेश, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, स्थापत्य एवं मूर्ति शिल्प, विदेशी संपर्क, धर्म, धर्म का प्रसार, साहित्य, साम्राज्य का विघटन, शुंग एवं कन्यू के बारे में पढ़ेंगे। और आप देखिए कि अगर हम लोग बात करें गुरु के महत्व की, तो कौटिल्य के बारे में आप लोग पढ़िए, एक निचले तबके के लड़के को, छात्र को अपने राजा बना देता है।
उत्तर मौर्य काल में पढ़ेंगे भारत यूनानी शक कुषाण पश्चिमी क्षत्रप, बाहरी विश्व से संपर्क, नगर केंद्रों का विकास, अर्थव्यवस्था, टंकन, धर्मों का विकास, महायान, सामाजिक दशाएं, कला, स्थापत्य, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग प्रारंभिक राज्य एवं शासन, पूर्वी भारत, दक्कन एवं दक्षिण भारत, इसमें खारवेल, सातवाहन, संगम कालीन तमिल राज्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, भूमि अनुदान, टंकन, व्यापारिक श्रेणियों एवं नगरों केंद्रों, बौद्ध केंद्र, संगम साहित्य, संस्कृति, कला एवं स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग गुप्त का वंश और वाकाटक वंश और वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें राज व्यवस्था, प्रशासन किस तरह से रहा है, आर्थिक स्थिति, आर्थिक दशाएं किस तरह से रही हैं, गुप्तकालीन टंकन, भूमि अनुदान, नगर केंद्रों का पतन, भारतीय सामंतशाही, जाति प्रथा, स्त्री की स्थिति, शिक्षा, शैक्षणिक संस्थाएं, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, साहित्य, विज्ञान, कला एवं स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। आप देखिए हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था की बहुत पहले से नींव पड़ चुकी थी और आप देखिए कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसी, और दुनिया भर से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य, कंदव वंश, पल्लव वंश, बादामी का चालुक्य वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, व्यापारिक श्रेणियां, साहित्य, वैष्णव एवं शैव धर्म का विकास, तमिल भक्ति आंदोलन, शंकराचार्य, वेदांत, मंदिर संस्थाएं एवं मंदिर स्थापत्य, पाल वंश, सैन वंश, राष्ट्रकूट वंश, परमार वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, सांस्कृतिक पक्ष, सिंध के अरब विजेता, अलवर्णी, कल्याणी का चालुक्य वंश, चोल वंश, होयसल वंश, पांड्य वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, स्थानीय शासन, कला एवं स्थापत्य का विकास, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर एवं मठ संस्थाएं, अग्रहार वंश, शिक्षा एवं साहित्य, अर्थव्यवस्था एवं समाज की बात करेंगे। फिर प्रारंभिक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के प्रतिपाद्य में भाषाएं एवं मूल ग्रंथ, कला एवं स्थापत्य के क्रम विकास के प्रमुख चरण, प्रमुख दार्शनिक चिंतक एवं शाखाएं, विज्ञान एवं गणित के क्षेत्र में विचार। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में आ जाएंगे 750 से 1200 तक और एडी चलने लगा है, ठीक है, ईस्वी। राज्य व्यवस्था, इसमें उत्तरी भारत प्रायद्वीपीय में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम, राजपूतों का उद्गम और उदय देखेंगे। चोल वंश के बारे में जानेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज पर बात करेंगे, भारतीय सामंतशाही पर, कृषि, अर्थव्यवस्था, नगरीय बस्तियां, व्यापार एवं वाणिज्य, समाज, इसमें ब्राह्मण की स्थिति, नई सामाजिक व्यवस्था, स्त्री की स्थिति, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को हम लोग पढ़ेंगे। आप सोचिए कि 750 से 1200 के बीच आप लोग विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने लगे थे, तो हम लोग बहुत आगे थे। वो तो आप देखिए अब पीछे जा रहे हैं कि हमारे यहाँ के छात्रों को बाहर जाना पड़ रहा है, वरना बाहर से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। फिर भारत की सांस्कृतिक परंपरा 750 से 1200 क्या रही है, दर्शन, इसमें शंकराचार्य, वेदांत, रामानुज एवं विशिष्ट द्वैत, मर्द ब्रह्मा मीमांसा के बारे में पढ़ेंगे। धर्म के स्वरूप एवं विशेषताएं, तमिल भक्ति संप्रदाय, भक्ति का विकास, इस्लाम एवं भारत में इसका आगमन और सूफी मत के बारे में। साहित्य में संस्कृत साहित्य, तमिल साहित्य का विकास, नव विकासशील भाषाओं का साहित्य, कल्याण की राजतरंगिणी, अलवर्णी का इंडिका, कला एवं स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य, मूर्ति शिल्प, चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप 13वीं शताब्दी में आ जाएंगे और इसमें आप देख दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गौरी के आगमन, गौरी की सफलता के पीछे क्या कारक थे उस पर बात करेंगे। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम क्या रहे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, सुदृढ़ीकरण, इल्तुतमिश और बलबन का शासन, इन सब पर बात करनी है। 14वीं शताब्दी में खिलजी क्रांति, अलाउद्दीन खिलजी, विजय एवं क्षेत्र प्रसार, कृषि एवं आर्थिक उपाय, मोहम्मद तुगलक, प्रमुख प्रकल्प, कृषि उपाय, मोहम्मद तुगलक की अफसर शाही, इस पर बात करेंगे। फिरोज तुगलक, कृषि उपाय, सिविल इंजीनियरिंग, लोक निर्माण में उपलब्धियां, दिल्ली सल्तनत का पतन, विदेशी संपर्क एवं इब्न बतूता का वर्णन, इन्हीं के बारे में जानेंगे। 13वीं और 14वीं शताब्दी का समाज, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था के बारे में, इसमें समाज, ग्रामीण समाज की रचना, शासी वर्ग, नगर निवासी, स्त्री, धार्मिक वर्ग, सल्तनत के अंतर्गत जाति एवं दास प्रथा, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। संस्कृति में आप लोग फारसी साहित्य, उत्तर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, दक्षिण भारत की भाषाओं का साहित्य, सल्तनत स्थापत्य एवं नई आप देखेंगे स्थापत्य रूप, चित्रकला, समृद्ध संस्कृति का विकास, इनके बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादन, नगरीय अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादन का उद्भव, व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में। आज देखिए आज का इतिहास एक समय लिखा जाएगा आने वाले समय में, तो आज की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे आप लोग,
आर्थिक स्थिति क्या थी, व्यापार की स्थिति क्या थी, समाज की स्थिति क्या थी, इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? तो उसी तरह आप देखिए उसके बारे में पढ़ रहे हैं पुराना। फिर आप लोग 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी राजनीतिक घटनाक्रम और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रांतीय राजवंशों का उदय, बंगाल, कश्मीर, जनोल, अवधीन, गुजरात, मालवा और बहमनी के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में, लोधी वंश के बारे में, मुगल साम्राज्य पहला चरण, बाबर हुमायूं का, सूर साम्राज्य, शेरशाह का प्रशासन, पुर्तगाली उपनिवेशिक प्रतिष्ठान पढ़ेंगे हम लोग। फिर आप देखेंगे 15वीं और प्रारंभिक 16वीं शताब्दी में समाज एवं संस्कृति, क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशिष्टताएं, साहित्यिक परंपराएं, प्रांतीय स्थापत्य, विजयनगर साम्राज्य का समाज, संस्कृति एवं साहित्य कला। फिर अकबर की पढ़ेंगे हम लोग, विजय एवं साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण और जागीर एवं मनसब व्यवस्था की स्थापना, राजपूत नीति, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, 16 कुल का सिद्धांत, धार्मिक नीति, कला एवं प्रौद्योगिकी को राज दरबारी संरक्षण, ये अकबर के समय जो हुआ है। फिर आप लोग 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की प्रमुख प्रशासनिक नीतियां क्या है, साम्राज्य एवं जमींदार, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की धार्मिक नीतियां। और औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण आज भी हमारे देश में अशांति फैल जाती है, आज भी विवाद बना हुआ है हिंदू मुस्लिम का। मुगल राज्य का स्वरूप, उत्तर 17वीं शताब्दी का संकट एवं विद्रोह, अहोम साम्राज्य, शिवाजी एवं प्रारंभिक मराठा राज्य। आप लोग इसे पढ़ेंगे तो बहुत सारे डाउट आप लोगों के, जो आजकल आप लोग व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पर भड़क जाते हैं ना, वो इतिहास देखकर, तो बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। और आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े ही नहीं है, कुछ मंदिर बनवाए भी है। और उसके मंदिर तोड़ने का उद्देश्य क्या था, उसने मस्जिदें भी तोड़ी, तो उसका उद्देश्य क्या था, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ते हैं। और मुझे इसीलिए तो कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने सिविल सर्विस की तैयारी अच्छे से की है तो ये अच्छे इंसान, आप लोग बहुत बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। और शायद मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने जिस तरह से आपको चाहा हुआ उसी तरह से। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था और समाज, जनसंख्या, कृषि उत्पादन, शिल्प उत्पादन, नगर, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी कंपनियों के माध्यम से यूरोप के साथ वाणिज्य व्यापार क्रांति, भारतीय व्यापारी वर्ग, बैंकिंग, बीमा एवं ऋण प्रणालियाँ, किसानों की दशा, स्त्रियों की दशा, सिख समुदाय एवं खालसा पंथ का विकास। फिर आप लोग पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्यकालीन संस्कृति, फारसी इतिहास, अन्य साहित्य, हिंदी एवं अन्य धार्मिक साहित्य, मुगल स्थापत्य, मुगल चित्रकला, प्रांतीय स्थापत्य एवं चित्रकला, शास्त्रीय संगीत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 18वीं शताब्दी में आ जाएंगे हम लोग। इसमें मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या रहे, क्योंकि आप देखते हैं कि जिसका उदय हुआ है उसका डूबना तय है। क्षेत्रीय सामंत देश, निजाम का दक्कन, बंगाल, अवध, पेशवा के अधीन मराठा उत्कर्ष, मराठा राजकोषीय एवं वित्तीय व्यवस्था, अफगान शक्ति का उदय, पानीपत का युद्ध जो 1761 में होता है, तीसरा, ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या में राजनीतिक और संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था की स्थिति। इतना पढ़ना है आप लोगों को पहले पेपर के लिए। इसके लिए 3 घंटे का समय रहता है 250 नंबर के लिए। फिर आप देखिए दूसरा पेपर वैकल्पिक का रहता है और इसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा, आंसर राइटिंग आपको करनी होगी, ठीक है। और विकल्प का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि विकल्पिक आप लोग गोला भरने के लिए कुछ होता हो, नहीं। 10वीं 12वीं में कॉलेज में आप लोग आंसर लिखते थे ना, उसी तरह से लिखना है। बस यहाँ बड़ा ध्यान रखना होता है, समय वो रहता है कम और शब्दों की सीमा पर ध्यान रखना होगा। सब देखेंगे आगे हम लोग क्वेश्चंस में। तो 250 के लिए, अगले पेपर के लिए, दूसरे पेपर के लिए विकल्प में क्या, इतिहास में दूसरा प्रश्न पत्र होगा, उसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि भारत में यूरोप का प्रवेश, प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियां, पुर्तगाली एवं डच, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियां, आधिपत्य के लिए उनके युद्ध, कर्नाटक युद्ध, बंगाल, अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब के बीच संघर्ष, सिराज और अंग्रेज और प्लासी का युद्ध, प्लासी का महत्व, इन सब के बारे में पढ़ना है हमें। और भारत में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश प्रसार, बंगाल, मीर जाफर, मीर कासिम, बक्सर का युद्ध, मैसूर मराठा, 3 अंग्रेज मराठा युद्ध, पंजाब, इनके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना, प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना, द्वैध शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक, रेगुलेटर एक्ट 1773, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, मुक्त व्यापार का स्वरूप एवं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का बदलता स्वरूप, अंग्रेजी उपयोगिता और भारत, इनके बारे में पढ़ना होगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, इसमें आप लोग ब्रिटिश भारत में भूमि, राजस्व बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, राजस्व प्रबंधन का आर्थिक प्रभाव, कृषि का वाणिज्यीकरण, भूमिहीन कृषक श्रमिकों का उदय, ग्रामीण समाज का परिच्छेदन
और प्रारंभिक व्यापार एवं वाणिज्य का विस्थापन, अनौद्योगिकरण, पारंपरिक शिल्प की अवनति, धन का अपवाह, भारत का आर्थिक रूपांतर, टेलीग्राफ, डाक सेवाओं समेत रेल पथ एवं संचार जाल, ग्रामीण भीतरी प्रदेश में दुर्भिक्ष एवं गरीबी, यूरोपीय व्यापार उद्यम, इनकी सीमाएं क्या रही हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, स्वदेशी शिक्षा की स्थिति, इसका विस्थापन, प्राच्यविद आंग्ल विद विवाद, भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रादुर्भाव, प्रेस, साहित्य एवं लोकमत का उदय, आधुनिक मातृभाषा साहित्य का उदय, विज्ञान की प्रगति, भारत में क्रिश्चियन मिशनरी के कार्यकलाप, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन, राम मोहन राय के बारे में, राजा राम मोहन राय, ब्रह्मा आंदोलन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, युवा बंगाल आंदोलन, दयानंद सरस्वती, भारत में सती, विधवा विवाह, बाल विवाह आदि समेत सामाजिक सुधार आंदोलन, आधुनिक भारत के विकास में भारतीय पुनर्जागरण का योगदान, इस्लामी पुनरुद्धार, बित्ती फराइजी एवं बहावी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसी क्रम में आगे आप लोग बढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन की प्रति भारत की अनुक्रिया, रंगपुर ढींग 1783, कोल विद्रोह 1832। अब आप देखिए अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उबलना शुरू होता है यहाँ से। और मालाबार में मोपला विद्रोह 1841 से 1920 तक बीच बीच में होते रहे। संथाल होल 1855, नील विद्रोह 1859 से 60, दक्कन विप्लव ये 1875, मुंडा उलगुलान 1899 से 1900 समेत 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में हुए किसान आंदोलन एवं जनजातीय विप्लव, और 1857 का महाविद्रोह उद्गम स्वरूप असफलता के कारण परिणाम ये आप देखें पश्चिम 1857 काल में किसान विप्लव के स्वरूप बदलाव, 1920 से 1930 के दशकों में हुए किसान आंदोलन। फिर भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारक, इसमें संघों की राजनीति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बुनियाद, कांग्रेस के जन्म के संबंध में सेफ्टी वॉल का पक्ष, प्रारंभिक कांग्रेस के कार्यक्रम लक्ष्य, प्रारंभिक कांग्रेस नेतृत्व की सामाजिक रचना, नरम दल, गरम दल, बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भारत में क्रांतिकारी उग्रपंथ का आरंभ, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर आप देखते हैं कि गांधी का उदय होता है और गांधी के राष्ट्रवाद का स्वरूप, गांधी का जनाकर्षण, रोलेक्ट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने तक की राष्ट्रीय राजनीति कैसी रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज परिषद या गोलमेज सम्मेलन, राष्ट्रवाद और किसान आंदोलन, राष्ट्रवाद एवं श्रमिक वर्ग का आंदोलन, महिला एवं भारतीय युवा एवं भारतीय राजनीति में छात्र, और 1937 का चुनाव, मंत्रालयों का गठन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, बेबेल योजना और कैबिनेट मिशन। और इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे क्या, औपनिवेशिक भारत में 1858 से 1935 के बीच संवैधानिक घटनाक्रम कैसा रहा, राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कड़ियां, इसमें आप लोग क्रांतिकारी क्या पढ़ेंगे, क्रांतिकारी बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, मद्रास, भारत से बाहर, वाम पक्ष, कांग्रेस के अंदर वाम पक्ष, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य वाम दलों के बारे में पढ़ेंगे। अलगाववाद की राजनीति, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सांप्रदायिकता एवं विभाजन की राजनीति, सत्ता का हस्तांतरण, स्वतंत्रता, जो पाकिस्तान के बारे में आप लोगों की कई गलतफहमियां हैं ना, वो भी दूर होगी कि किस तरह से अलग हुआ, गांधी जी ने क्यों अनशन रखा था, गांधी जी को क्यों मारा गया। फिर आप देखेंगे कि एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ीकरण, नेहरू की विदेश नीति, भारत और उसके पड़ोसी और राज्यों का भाषावाद पुनर्गठन, क्षेत्रीयवाद, क्षेत्रीय असमानता, भारतीय रियासतों का एकीकरण। आप देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप देखते हैं कि होम मिनिस्टर बनाया जाता है पहला, वो कई देशी रियासतें थी, सब अलग देश बनने का ख्वाब देख रहे थे, तो उनका एकीकरण किया गया, उन्हें एक भारत में शामिल किया गया। निर्वाचन की राजनीति में रियासतों के नरेश फ्रेंच, राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न, 1947 के बाद जाति एवं निजातित्व, उत्तर औपनिवेशिक निर्वाचन, राजनीति में पिछड़ी जातियों, जनजातियों, दलित आंदोलन, आर्थिक विकास एवं राजनीतिक परिवर्तन, भूमि सुधार योजना एवं ग्रामीण पुनर्संरचना की राजनीति, उत्तर औपनिवेशिक भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण नीति, विज्ञान एवं तरक्की के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। फिर प्रबोध एवं आधुनिक विचार, इसमें प्रबोध के प्रमुख विचार, कांट, रूसो के, औपनिवेशिक में प्रबोध, प्रसार, सामाजिक विचार का उदय, मार्क्सवाद तक, मार्क्सवाद के समाजवाद का प्रसार। फिर आप लोग क्या पढ़ेंगे,
आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत, यूरोपीय राज्य प्रणाली, अमेरिकी क्रांति एवं संविधान, फ्रांसीसी क्रांति उसके परिणाम, ये 1789 से 1815 तक। अब्राहम लिंकन के संदर्भ में अमेरिकी सिविल युद्ध और दास्ता का उन्मूलन, ब्रिटिश गणतंत्रात्मक राजनीति 1815 से 1850, संसदीय सुधार, मुक्त व्यापारी चार्टरवाद, औद्योगिकरण में अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति, कारण एवं समाज पर प्रभाव क्या पड़ा, अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति, यूएसए, जर्मनी, रूस, जापान में औद्योगिकीकरण एवं भूमंडलीकरण के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। राष्ट्र राज्य प्रणाली, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद जर्मनी और इटली में राज्य निर्माण, पूरे विश्व में राष्ट्रीयता की आविर्भाव के समक्ष साम्राज्यों का विघटन। फिर आप लोग साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बारे में, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, लातिनी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साम्राज्यवाद, मुक्त व्यापार, नव साम्राज्यवाद का उदय और क्रांतिकारी एवं पित्ती क्रांतिकारी, 19वीं शताब्दी की यूरोपीय क्रांतियां, 1917 से 1921 की रूसी क्रांति, फांसीवाद पित्ती क्रांति, इटली जर्मनी, 1949 की चीनी क्रांति। फिर आप लोग विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और संपूर्ण युद्ध के रूप में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध, समाजीय निहितार्थ, प्रथम विश्व युद्ध, कारण इसके परिणाम क्या थे, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिणाम क्या थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व किस तरह से रहा है, दो शक्तियों का आविर्भाव, तृतीय विश्व एवं गुट निरपेक्षता का आविर्भाव, संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक विवाद। फिर औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, लातिनी अमेरिका, बोलीवर, अरब विश्व मिस्र, अफ्रीका रंगभेद से गणतंत्र तक, दक्षिण पूर्व एशिया, वियतनाम और भी औपनिवेशिक एवं अल्प विकास के बाधक कारक, लातिनी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप का एकीकरण, युद्धोत्तर स्थापना, नाटो एवं यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय कम्युनिटी, यूरोपीय समुदाय का सुदृढ़ीकरण एवं प्रसार, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आप लोग सोवियत यूनियन का विघटन, एक ध्रुवीय विश्व का उदय, जो आजकल आप लोग रूस देख रहे हैं ना, इसे मिलाकर कुछ देशों को मिलाकर सोवियत संघ हुआ करता था। हमारी अच्छी मित्रता थी भारत की। सोवियत साम्यवाद, सोवियत यूनियन को निपात तक पहुंचाने वाले कारक 1985 से 1991 तक। पूर्वी यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन 1989 से सन 2001 तक। शीत युद्ध का अंत, अकेली महाशक्ति के रूप में यूएस का उत्कर्ष। तो दूसरे पेपर के लिए आप लोगों को इतना पढ़ना है, क्या करना है, इतना पढ़ना है, यानी कि एक तरह से इतिहास का विद्वान बन जाना है आप लोगों को पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो आगे आप लोग बताइएगा कि क्या और आपकी क्या कौन सा सब्जेक्ट है आपका। ये आप देखेंगे कि आपका इतिहास कवर कर लिया है, भूगोल कवर करेंगे और हिंदी शायद, तो चाहे आपका जो भी हो सब्जेक्ट आप लोग नाम बताते रहेंगे, उसके बारे में उसका सिलेबस हम लोग देखते रहेंगे। पेपर 2 ही होंगे और 250-250 नंबर के रहेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 250-250 के नंबर के रहेंगे, 3 घंटे का आपको समय रहेगा। लेकिन आप देखिए सब्जेक्ट बदलते रहेंगे, बस आप लोगों को याद रखना चाहिए। और ऑप्शनल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बार बार आप लोग देखते रहते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अपना सुझाव दीजिए और कोई सवाल बचा हो तो आप लोग बताइए, ठीक है।